नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 14वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जो इतने डेटा आ रहे हैं उन्हें देख देख कर थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है जब यह सब आंकड़े बेमानी लगने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी के भी मन में यह प्रश्न पैदा होगा कि आगे क्या। यह वैश्विक महामारी कितने दिन और चलने वाली है, आगे की राह क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में खोजने की कोशिश करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस एक एपिसोड में इन सभी सवालों का जवाब हमें मिल पाएगा, मगर हम एक एक करके इन सवालों को अपने आगे के एपिसोड्स में लेते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या संभावनाएं हैं और क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं अपनी बात कुछ शुरू करूं, आपको यह बता देना चाहूँगा कि अभी तक जो भी जानकारी मानव समाज के पास उपलब्ध है इस वायरस के बारे में और जो आंकड़े उपलब्ध हैं अभी तक इस महामारी के बारे में, वे काफ़ी शुरुआती जानकारी और आंकड़े हैं और इसके बेसिस पर कोई भी सटीक टिप्पणी करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ये जो अनुमान मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ वे जो अभी तक की वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं उन पर आधारित है और यह केवल एक अनुमान है, कोई भविष्यवाणी नहीं। अतः आप यह मत सोचिएगा कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ और आपको कोई भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या संभावनाएं हैं भविष्य में इस पेंडेमिक के बारे में और क्या आगे के कोर्स ऑफ एक्शन संभावित हैं। सबसे पहले तो यह पेंडेमिक कितना समय तक जारी रहने वाला है। कोई भी टाइम फ्रेम देना बड़ा मुश्किल है, पर यह तो तय है कि बहुत जल्दी यह पेंडेमिक ख़त्म होने वाला नहीं है और यह एक लंबी लड़ाई है जो हमें लड़नी है और अगर हम मिलजुल कर इससे लड़ेंगे, सावधानियां रखेंगे तो निश्चय ही विजयी होंगे। अब यह तय करेंगे विभिन्न फैक्टर्स कि यह पेंडेमिक कितने समय तक जारी रहने वाला है। सबसे पहला फैक्टर है कोविड-19 का वायरस खुद, SARS-CoV-2। दूसरा जो फैक्टर है वह है ह्यूमन इम्यून रेस्पॉन्स और तीसरा है इंटरवेंशन। यह इंटरवेंशन या तो दवाइयों की शक्ल में हो सकता है या वैक्सीन या टीके की शक्ल में, पर इन सभी विषयों पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे और मेरे ख्याल में एक दिन के एपिसोड में सिर्फ एक फैक्टर को लेकर चर्चा करना ज़्यादा उचित होगा। तो सबसे पहली बात है वायरस की। तो जहाँ तक वायरस का प्रश्न है, इस विश्व में कोई भी वस्तु कोशिश करती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सके और यह सर्वाइवल निर्भर करता है एक बैलेंस वायरस के इन्फेक्टिविटी और उसकी मोर्टेलिटी या केस फर्टिलिटी रेट पर। क्योंकि अगर मोर्टेलिटी या केस फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी तो जो होस्ट है उसके मरने के साथ ही वायरस भी अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तो इसलिए वायरस का स्वरूप ऐसा रहता है कि उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। बहुत कम होगी तो वह फैल नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा होगी तो वह आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक इन्फेक्टिविटी का सवाल है,
वह यह तय करती है कि वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है। अभी तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे लगता यही है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट R0 निश्चय ही 1 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तेज़ी से यह संक्रमण फैलता जा रहा है उससे निश्चय ही यह तो तय है कि यह 1 से ज़्यादा लोगों में किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा फैल रहा है। अभी तक के जो उपलब्ध आंकड़े हैं उससे WHO ने इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है R0 है उसे 1.4 से 5.7 के बीच में आंका है, पर मोटा मोटी यह आंकड़ा कहीं 2 और 3 के बीच में जाकर ठहरता है। दूसरी चीज़ है वायरस का म्यूटेशन, वह कितना तेज़ या धीमे होता है उससे यह तय होता है कि वायरस जो होस्ट की इम्यूनिटी है उससे और जो इंटरवेंशंस हैं दवाइयाँ या टीके उनसे किस तरह मुकाबला करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं वायरस के सर्वाइवल को, पर वायरस का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है सीधे सीधे कि जो ये महामारी है वो कितना समय तक चलेगी। अगर हम एक नज़र उठाकर देखें तो जैसा मैंने बताया, अगर केस फैटिलिटी रेट या मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगी तो क्या वह वायरस बहुत डेंजरस होगा? मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए यह ज़रूरी है कि इस वायरस का होस्ट यानी कि मनुष्य जिसको वह इन्फेक्ट कर रहा है वह जीवित रहे। अगर यह मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगी, जैसा कि सार्स जो 2002 में हुआ वहाँ करीब 10% थी, और मर्स जो 2012 में हुआ जहाँ की मोर्टेलिटी रेट करीब 34-35% थी, तो ये दोनों ही वायरस जो है वह सरवाइव नहीं कर पाए और हमेशा के लिए लुप्त हो गए। अगर वायरस जो है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट या R0 ज़्यादा है तो वह कुछ चीज़ों में मनुष्य की मदद करते हैं। एक तो है जो हर्ड इम्यूनिटी पैदा होना मनुष्य में वह, और अगर हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है तो उसका नतीजा यह होता है कि जो इन्फेक्ट हुए लोग हैं उनकी तादाद इतनी होती है कि वायरस दूसरे लोगों को जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उन तक संक्रमण नहीं फैला पाता। पर इन परिस्थितियों में सामान्यतया यह होता है कि वायरस एक लो एंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करता है और उसकी वजह से समय समय पर आउटब्रेक्स होते रहते हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यह सारा एक बैलेंस का खेल है, बैलेंस इन्फेक्टिविटी और मोर्टेलिटी रेट के बीच में, जो कि सीधे सीधे खुद वायरस के अस्तित्व के साथ जुड़ी है। अगर इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह बहुत कुछ बुद्ध के सम्यक सिद्धांत से मेल खाता है कि वीणा के तार इतने भी ना कसो कि वे टूट जाएं और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि वीणा बजे ही नहीं। तो प्रकृति जो है वह सारा जो है वह बैलेंस का खेल है, और इस ब्रह्मांड में हर चीज़ इतनी बैलेंस है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
धरती, सूरज, चांद, सितारे सब एक बैलेंस वे में चलते हैं और हम इन्हें जानते हुए भी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कितना बैलेंस वे है यूनिवर्स के सर्वाइवल का। तो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करूँगा। कल के एपिसोड में हम जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और मैं आपको थोड़ा बहुत जो बाकी वायरसेस हैं कोविड-19 वायरस के कंपैरिजन में उनके इन्फेक्टिविटी और मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी कुछ बात करूँगा। इससे पहले कि मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूं, एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कीजिए और इसे अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं इस कार्यक्रम में जितना सुधार संभव हो कर पाऊँ और इसे आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी और इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।